नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सुदर्शन जी द्वारा लिखी कहानी आप बीती। उन दिनों भी लोग मेरी किताबों को इसी शौक से पढ़ते थे। मेरी कहानियों के लिए लोग उस समय भी इसी तरह बेचैन रहते थे। लेकिन मेरी मालिया हालत कुछ संतोषजनक न थी। मिल जाता तो खा लेता था, न मिलता तो न खाता था। मगर इसे स्वतंत्रता कहिए या मिथ्या अभिमान, मैंने अपनी हालत को किसी पर प्रकट नहीं होने दिया। अंदर बैठकर चाहे घंटों रोता रहता, मगर जब बाहर निकलता तो हंसता हुआ निकलता, ऐसा कि किसी को शक भी न हो सके। भाग्यवश मेरी स्त्री भी मेरे ही विचारों की है, बल्कि मुझसे भी 2 कदम आगे। साहस, दृढ़ता और धैर्य संतोष की जीती जागती तस्वीर। मैं घर में बैठकर रो लेता हूँ, वह घर में भी नहीं रोती। मैंने अंधेरे से अंधेरे समय में भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की रोशनी देखी है। उस मुस्कुराहट ने मेरे निराश जीवन के कंटकाकीर्ण मार्ग को पुष्पमय बना दिया है। मैं घबराता हूँ, वो मुझे संभाल लेती है। मुझे अक्सर ख्याल आता है कि मुझे कोई गहनों और कपड़ों की शौकीन स्त्री मिल जाती तो क्या होता। होता क्या, जिंदगी दूभर हो जाती। बाहर भी रोता, घर में भी रोता। लेकिन परमात्मा बड़ा कारसाज है। उसने हर बीमारी के साथ उसकी दवा भी पैदा कर दी है। मुझे लिखने की बीमारी दी तो साथ ही दवा भी दे दी। एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमें 3 दिन फांके करने पड़े। मैं बिल्कुल ही छूछा हो गया था। यह बात न थी, प्रकाशकों पर कई 100 रुपए निकलते थे, लेकिन वे कमबख्त देते न थे। कोई कहता आज कुछ आया ही नहीं, कोई कहता आज खर्च हो गया है। मैंने उनकी मिन्नतें की, धमकियां दी, लड़ाई झगड़ा किया। कहा यह तुम्हारा जुल्म है, सारी रकम एक साथ नहीं दे सकते तो थोड़ा थोड़ा करके दे दो, तुम्हें भी तकलीफ ना हो, मेरा भी काम चल जाए। लेकिन जनाब कौन सुनता है। कहते साहब कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, पाई पाई अदा कर देंगे। दुकानदार हैं, चोर तो नहीं है कि आपके रुपए लेकर भाग जाएंगे। एक दुकानदार ने यहाँ तक जुल्म ढाया कि हमारी आंखों के सामने 40 रुपए में पत्नी के लिए बनारसी लहंगा खरीद लिया। कोई सफरी एजेंट आया था, सस्ता देता था। ये महाशय मचल पड़े। हमने कुछ मांगा तो कैश बॉक्स उलटकर दिखा दिया कि देख लीजिए, सब मिलाकर 13.25 आने बाकी हैं। फिर मुस्कुराकर यह भी कह दिया कि घर में आटा ना हो तो ले जाइए। उस बेचारे को क्या मालूम था कि मेरे घर में सचमुच आटा नहीं, बल्कि 2 दिनों से पति पत्नी फाके कर रहे हैं, बच्चों को खिला देते हैं। आप पेट पर सब्र का पत्थर बांधकर सो जाते हैं। हृदय ने स्वीकार न किया कि अपनी माली हालत की कथा कह सुनाऊं। सख्त सुस्त कहकर चला आया कि शायद कोई दूसरा दाता दे दे, लेकिन पता नहीं उनकी बदनीयती थी या हमारी बदनसीबी, किसी ने 1 पैसा भी न दिया। अब हालत यह थी कि घर जाने को जी न चाहता था। सोचता था पत्नी पूछेगी कुछ मिला तो क्या कहूँगा। नेक बखत ने सुबह के वक्त कहा था आज तो सिर में चक्कर आते हैं, कुछ जरूर लाओ, और आज बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने उसे विश्वास दिलाया था कि आज जरूर लाऊंगा। जाकर धरना देकर बैठ जाऊंगा, कहूँगा बाबा मेरी रकम दे दो जाऊं, वरना मैं यहीं बैठा रहूँगा। धरना सेठ नहीं हूँ कि 3-3 महीने हिसाब ही ना मांगूं। सब खाना पीना इसी में होता है, देखता हूँ कैसे नहीं देते। और अब किसी ने भी कुछ न दिया था। मैं धीरे धीरे मकान की दूसरी छत पर गया। जैसे विद्यार्थी परीक्षा में फेल होकर घर आता है, नीचे गली में दरवाजे के बाहर बच्चे खेल रहे थे। मैं उनसे आंखें चुराकर ऊपर गया और एक चारपाई पर लेटकर अपने जीवन के अंधेरे में आंसू बहाने लगा। श्रीमती जी ऊपर थीं। मेरे पाँव की आवाज़ सुनकर नीचे चली आईं और बिजली का बटन दबाते हुए बोली बिजली क्यों नहीं जलाई। मैंने उसकी तरफ बेबसी की निगाहों से देखा और गर्दन झुका ली। गरीबी में आदमी किसी से आंखें मिलाते हुए भी शर्माता है। वह सब कुछ समझ गई, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा न थी। वह मेरे पास आकर चारपाई पर बैठ गई और बोली जी थोड़ा क्यों करते हो, आज ना सही कल सही, आखिर कभी तो भगवान सुनेगा। रोने से क्या होता है, समय भी नहीं कटता।
मैंने ठंडी आह भरकर कहा, आज तो बच्चों के लिए भी कुछ ना होगा, क्या खाएंगे? श्रीमती, उनकी चिंता ना करो। यह जो साथ के मकान में पंडित रहते हैं, उनकी स्त्री ने जबरदस्ती सबको चावल खिला दिए, मज़े से खेल रहे हैं। मैं, तुम्हें सुबह चक्कर आ रहे थे, अब क्या हाल है? श्रीमती, अब तो नहीं आते, आपको तो वहम की बीमारी है। जरा कह दो सिर में दर्द है, फिर सारा दिन यही सोचते रहेंगे। आखिर इस तरह किसी का काम चल सकता है क्या? आप बाहर भी रोते रहे होंगे, मैं घर में भी हंसती रही हूँ। शायद आप विश्वास न करें, मैं आज गाती रही हूँ। कई औरतें आ गई थीं, खूब जलसा रहा। मगर मेरा ध्यान उधर न था। श्रीमती ने मेरा कंधा हिलाकर कहा, यह आप क्या सोच रहे हैं इस समय? मैं, सोचता हूँ कल क्या होगा। श्रीमती, जो कल होगा वह कल देखा जाएगा, इस समय सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं, प्रेस वाले का बिल देना है, उसका आदमी आज नहीं आया? श्रीमती जी मेरी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई और बोली, आया था, मैंने कह दिया, कुछ दिन सब्र करो, जब रुपए हाथ में आएंगे भेज देंगे। मैं, और मालिक मकान? श्रीमती इत्मीनान से, वह तो नहीं आया, और आएगा तो मैं कह दूंगी अगले महीने देंगे, इस महीने नहीं है। क्या कर लेगा? हमारे वीपी भी तो वसूल होकर आने वाले हैं। कितने रुपए के होंगे? 50 के करीब। मैंने दिल में हिसाब करके कहा, इससे ज़्यादा के होंगे। श्रीमती, मेरे ख्याल में 2-3 मनी आर्डर कल जरूर आएंगे। मुझे जैसे सहारा मिल गया। पूछा, तुम्हें कैसे मालूम है? श्रीमती, मेरा दिल कहता है आएंगे, और देख लेना जरूर आएंगे, ताली बजाकर। आज रोज़ा है, कल ईद होगी, सेवैयाँ खाएंगे। श्रीमती जी हंसती थी, मगर मेरे चेहरे पर हंसी न थी। सोचता था, इस गरीब ने मेरे साथ ब्याह करके क्या सुख पाया, रोटियों को भी तरसती है। इसकी सहेलियाँ अच्छा खाती हैं, अच्छा पहनती हैं, इसे खाने को भी मैसर नहीं। यह दिल में क्या कहती होगी। इतने में किसी ने नीचे से आवाज़ दी, महाशय जी। मैं चौंक पड़ा, यह कौन है? मैं जवाब देते हुए भी डरता था कि कहीं कोई लेनदार ना निकल पड़े, शायद मालिक मकान ही आ गया हो। श्रीमती जी ने कहा, बाबा जैमल सिंह हैं, बुला लो। यह वही थे। मेरी जान में जान आई, ऊंची आवाज़ से कहा, आइए। जैमल सिंह लाहौर के रईस बाबा डिंगा सिंह साहब के बेटे थे। लाहौर में ऐसा विद्या प्रेमी दूसरा कम होगा। उन्हें पढ़ने पढ़ाने का बेहद शौक था, और मेरी रचनाओं के तो आशिक थे। मेरी एक एक कहानी उनको ज़बानी याद थी। मेरी एक एक किताब उनकी लाइब्रेरी में थी। मुझे उन पर पूरा पूरा भरोसा था। वह मेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार थे। अगर उन्हें मेरी गरीबी का ज्ञान होता तो वह आटे की बोरियां और घी के टीन भिजवा देते। मगर मैं लेखक हूँ, और लेखकों में आत्माभिमान की मात्रा ज़्यादा होती है। मैं घर में रो सकता हूँ, मगर किसी के सामने अपनी ज़रूरत जाहिर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि बाबा जैमल सिंह जैसे प्रिय मित्र के सामने भी नहीं। श्रीमती जी दूसरी चारपाई पर जा बैठी। बाबा साहब ने ऊपर आकर हम दोनों को नमस्ते की और मेरे पास चारपाई पर बैठकर कहा, आज रात को हम लोग नाटक देखने जा रहे हैं, आपको भी चलना होगा। यह लीजिए दर्जा खास का टिकट, आपकी सीट बुक हो चुकी है। मैं 9 बजे मोटर लेकर आऊँगा, तैयार रहिए, आज बड़ी भीड़ है। मैंने हैरान होकर जैमल सिंह की तरफ देखा और धीरे से कहा, बाबा साहब मैं आज तो न जा सकूँगा। बाबा साहब ने अपने कोट की जेब से 4 और टिकट निकालकर चारपाई पर फैला दिए। फिर मेरे हाथ में दिया सलाई की डिबिया दे दी। फिर पतलून की दोनों जेबों में हाथ डालकर खड़े हो गए और बोले, अगर न जाना चाहें तो इन्हें जला दीजिए। मैं परेशान था, रुखाई से बोला, बाबा साहब यह आपकी सरासर जाती है। अगर आज मैं न जा सकूं तो क्या करूं? इतने और आदमी हैं, उन्हें ले जाइए। जैमल सिंह, मगर महाशय जी आपके बगैर नाटक देखने का खाक मजा आएगा। आप ना जाएंगे तो डॉक्टर चौधरी, भटनागर, कोई भी न जाएगा, यह समझ लीजिए। यह कहकर जैमल सिंह ने अपनी घड़ी में वक्त देखा और कमरे में टहलने लगे। श्रीमती ने मेरी तरफ देखकर इशारे से कहा, बाबा साहब आस लेकर आए हैं, चले जाओ।
मैंने निगाहों में जवाब दिया, मैं आदमी हूँ, कसाई नहीं हूँ कि तुम यहाँ फांका करो और मैं नाटक देखता फिरूँ। बाबा साहब आकर मेरे सामने खड़े हो गए और बोले, कहिए आपने क्या फैसला किया? श्रीमती की तरफ इशारा करके, क्या इनका खौफ है? इनसे मैं इजाज़त लिए देता हूँ। श्रीमती जी ने जल्दी से कहा, मेरी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है, बड़े शौक से जाए, बल्कि मैं तो खुद कहने जा रही थी कि आप जाइए, ज़रा मन बहल जाएगा। जयमल सिंह ने खुश होकर कहा, तो फिर ये कैसे न जाएंगे? इनको जरूर जाना होगा, वरना कोई भी न जाएगा। लीजिए महाशय जी, सब टिकट आप ही के पास रहेंगे। मैं सब लोगों को लेकर रात के 9 बजे आ जाऊंगा। नमस्ते। मैं मुंह देखता ही रह गया। जयमल सिंह खटखट करते हुए नीचे उतर गए। मैंने टिकट उठाए और उनके पीछे भागा, लेकिन अभी दरवाजे ही में था कि उनकी मोटर चली गई। मैं चिल्लाता ही रह गया। जयमल सिंह ने मोटर से गर्दन निकाल कर कहा, 9 बजे आऊँगा, 9 बजे तैयार रहना। मैं ऊपर आया तो श्रीमती जी ने हंसकर कहा, चले जाओ अब, क्या हर्ज है, जरा दिल बहल जाएगा। यहाँ रहकर भी क्या कर लेते, वहाँ और ना होगा, जरा हंस खेल तो आओगे, यही गनीमत है। मैं वहाँ तमाशा देखूंगा, तुम यहाँ बैठकर रोओगी क्यों? श्रीमती जी, वाह, रोने की क्या ज़रूरत है, बैठकर बाजा बजाऊंगी मज़े से, जब नींद आएगी सो जाऊंगी। मैं ना जाऊंगा, यह जयमल सिंह की सरासर जाती है। यहाँ 3 दिन से फाके कर रहे हैं, इन्हें नाटक की सूझ रही है। श्रीमती, उस बेचारे को क्या मालूम कि यहाँ क्या हाल है, वह तो समझता है महाशय जी को किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। मैं साफ कह दूंगा, आज मैं नहीं जा सकता। लेकिन जयमल सिंह जबरन घसीट कर ले गए। प्रेम की आज्ञा की अवहेलना किसने की है? चुपचाप मोटर में बैठ गया। 9:30 बजे मैं दर्जा खास में बैठा नाटक देख रहा था। किसे ख्याल हो सकता था कि यह आदमी जो मोटर में बैठकर आया है 7 रुपए के दर्जे में बैठा है, और जिसके लिए बाहर मोटर खड़ी है 3 दिनों का भूखा होगा। मैं तस्वीर के उन 2 रुखों को देखता था और कभी हंसता था, कभी रोता था, मगर मित्रों में से किसी को भी मालूम न था कि मेरे दिल पर क्या कुछ बीत रही है। 12 बजे पहला अंक समाप्त हुआ। हम लोग बातें करने लगे। जयमल सिंह, अजब चीज़ है, न देखते तो अफसोस रहता। क्यों महाशय जी? मैं, बेशक नाटक बहुत बढ़िया है, सीन सीनरी भी खूब हैं। डॉक्टर साहब, नाटक का प्लाट भी निहायत उम्दा है। विलायत में लोग सीन सीनरी नहीं देखते, प्लाट और एक्टिंग देखते हैं। चौधरी, हमको सीनरी चाहिए, आप प्लॉट देखिए। क्यों भटनागर? भटनागर जोर से हंसकर, हमको सब कुछ पसंद है, मास्टर मोहन कमाल का एक्टर है। मैं, क्या कहना, यह आदमी यूरोप में होता जो सोने के महल खड़े कर लेता। एकाएक जयमल सिंह ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्यों महाशय जी, कुछ खाओगे? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे। मैं, तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ते हैं, मेरे पेट में बिल्लियां कूदती हैं। जयमल सिंह, तो आइए बाहर चले, देखे क्या मिल सकता है। अगर गरम गरम पूरियां मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हम दोनों बाहर आए। पूरियां बन रही थी, मगर ग्राहक इतने थे कि मुझे निराशा सी हो गई। जयमल सिंह ने भीड़ में घुसकर हलवाई से कहा, यार तुम हमें अंदर पूरियां नहीं भिजवा सकते? हलवाई ने पूरियों का दोना एक आदमी के हाथ पर रखा और दूसरे हाथ से पैसे गिनकर कहा, बाबूजी, यहाँ मिल जाए तब भी गनीमत समझिए, वहाँ कौन भेज सकता है। यह कहकर पैसे बर्तन में डाल लिए। जयमल सिंह को तैश आ गया। बोले, फी पूरी 1 आना दूंगा, दर्जा खास में भेजो। हलवाई को हैरानी हुई। जयमल सिंह, हाँ, 1 आना फी पूरी, यह लो 5 का नोट, बाकी लौटा देना। हलवाई ने नोट लेकर अदब से कहा, आप चलिए, आपको वहीं पूरी मिलेगी। जयमल सिंह, मगर उस्ताद, गरम गरम मिले जब मज़ा है। हलवाई, तो जरा भी ठंडी होगी उसके दाम काट लेना बाबू साहब। उधर खेल शुरू हुआ। उधर हम लोगों को गर्मा गर्म पूरियां मिलने लगी। मैंने बढ़ चढ़कर हाथ मारे। उस समय उन पूरियों का स्वाद ही कुछ और था। पूरियों के बाद मिठाई आई। लड्डू बहुत उम्दा बने थे। जयमल सिंह ने एक लड्डू उठाकर मुझे दिया और कहा, महाशय जी, यह लड्डू खाइए, बहुत मज़ेदार है।
मैंने खाकर देखा, सचमुच मज़ेदार था, मगर मेरे कलेजे में जैसे किसी ने मुक्का मार दिया। मैं यहाँ इस तरह मिठाइयाँ खा रहा था, वहाँ घर में मेरी स्त्री भूखी सो रही थी। काश इस समय वह भी यहाँ होती, मैं सोचने लगा। जब मैं रात के 3 बजे घर पहुँचा तो मेरे पाँव जमीन पर न पड़ते थे। श्रीमती जी ने पूछा, नाटक कैसा था? मैंने कोट उतारते हुए कहा, अच्छा किया जो मुझे भेज दिया। खूब पूरियाँ और मिठाइयाँ खाई। श्रीमती, अकेले खा गए, मेरे लिए क्यों नहीं लाए? मैं मुस्कुराकर, चुरा लाता तो लो भाई, तुम भी क्या याद करोगी। यह कहकर मैंने जेब में हाथ डाला और 2 लड्डू निकालकर श्रीमती जी के हाथ में रख दिए। श्रीमती जी ने एक लड्डू मुंह में डाल लिया और कहा, चोर। मैंने बिस्तर पर लेटकर जवाब दिया, शुक्र है मैं चोर हूँ, वरना मैं आदमी न होता, शैतान होता। मेरी स्त्री ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और दूसरा लड्डू भी मुंह में ठूस लिया। मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।